नमस्कार बच्चों, मैं परमेश्वरी सोनवानी, शासकीय हाई स्कूल कोलियारी। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के आरओ के 5 अंक के प्रश्न को यहाँ पर हल करेंगे और समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला नंबर का प्रश्न है, वो है यहाँ पर स्क्रीन पर देख लेते हैं हम। समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? इस क्रम में जुड़े प्रतिरोध से कुल प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो हम जानते हैं हमारे 10वीं विज्ञान में कहना चाहिए, यहाँ पर जो संयोजन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा होता है समानांतर क्रम संयोजन। तो यहाँ पर हमको समानांतर क्रम संयोजन के बारे में पूछा गया है। तो देखते हैं समानांतर क्रम संयोजन को हम किस प्रकार से इसको कहें। समानांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समानांतर क्रम संयोजन क्या है। तो जब किसी विद्युत परिपथ में सभी प्रतिरोध के पहले सिरे को एक बिंदु पर और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु पर जब इसको जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको समानांतर क्रम संयोजन कहते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर चित्र में किस प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रतिरोध नंबर है ना, प्रतिरोध R1, प्रतिरोध R2, प्रतिरोध R3। प्रतिरोध को R से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा 3 प्रतिरोध दिया हुआ है। इन तीनों का जो सिरा है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये पहला वाला प्रतिरोध, ये दूसरा वाला प्रतिरोध और तीसरा वाला प्रतिरोध। इन तीनों का सिरा है वो यहाँ पर एक बिंदु पर ये जुड़ा हुआ है। उसी प्रकार से दूसरा सिरा को भी देखते हैं, तो ये R1, R2, R3 तीनों प्रतिरोध का दूसरा सिरा है वो दूसरे बिंदु पर जोड़ते हैं। तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है उसको समानांतर संयोजन कहते हैं। अब देखते हैं कि चित्र में हमको क्या क्या कहना चाहिए, वहां पर हमको बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 3 प्रतिरोध लेंगे, R1, R2, R3। उनके सिराओं को पहला सिरा और दूसरा सिरा है, वहां पर एक हम विभवांतर लगाएंगे। ये हमारा वोल्ट मीटर होता है और इसको हम विद्युत धारा से तार के द्वारा कहना, यहाँ पर बैटरी से जोड़ेंगे। ये बैटरी होता है, ये हमारा की होता है, ये मीटर होता है और ये हमारा विद्युत तार होता है। अब जैसे ही कहना चाहिए यहाँ पर हम की को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमारा आई धारा का मान है वो चलने लग जाता है, प्रवाहित होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जब देख रहे हैं कि यहाँ पर धारा 1 है, लेकिन जैसे ही हम कहना चाहिए यहाँ पर बिंदु का जो पहला सिरा रहता है वहां पर आता है तो धारा का मान है वो अलग अलग भाग में विभक्त हो जाता है। तो हमारे पास 3 प्रतिरोध है, तो यहाँ पर हमारे पास धारा का मान है वो 3 हो जाएगा। R1 के लिए I1 हो जाएगा, R2 के लिए R2 के लिए I2 हो जाएगा और R3 के लिए I3 हो जाएगा। तो अब इसको हम तुल्य प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए हम ओम के नियम अनुसार हम तुल्य प्रतिरोध की गणना करते हैं। तो ओम के नियम के अनुसार जब तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे तो वहां पर हमारा जो फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा I बराबर V/R हो जाता है। जहां पर I मतलब होता है धारा होता है और V मतलब होता है हमारा विभवांतर होता है और R होता है ये प्रतिरोध होता है। तो अब इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे या बनाएंगे, या हमारे कहना चाहिए कॉपी में हम किस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको चित्र के अनुसार बताना पड़ेगा कि इसमें हमने क्या क्या लिया है। तो हमने 3 प्रतिरोध लिया है, R1, R2, R3 को लिया है और उसको कैसे जोड़ा है? समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। सिंपल आपको लिखना है ओम के नियम के अनुसार जो हमारा फार्मूला है, सूत्र है I बराबर V/R1 लिखना है आपको। उसके बाद उसको बताना है कि हमने क्या क्या लिया है। तो सिंपल यहाँ लिखना है आपको, तीनों प्रतिरोध के बारे में लिखना है जिसको हमने समानांतर क्रम में जोड़ा है। संयोजन में हमने बैटरी लिया है, स्विच लिया है, अमीटर से इसको जोड़ा गया है। जोड़ने पर प्रतिरोध में एक समान विभवांतर है वो उत्पन्न होता है। यहाँ पर विभवांतर का मान है वो 1 होता है और इस यहाँ पर विभवांतर है वो अलग। जैसे हम श्रेणी क्रम में देखते हैं तो उसमें अलग अलग विभवांतर होता है, जबकि समानांतर क्रम में केवल एक ही विभवांतर होता है। यहाँ पर I का मान 3 होता है और विभवांतर 1 होता है। तो जब यदि हम R1, R2, R3 को क्रमशः I1, I2, I3 धारा प्रवाहित करते हैं तो ओम के नियम के अनुसार इसमें बहने वाली R1, R2, 3 में बहने वाली धारा हो जाता है हमारे पास, ये सूत्र के अनुसार ये हो जाता है I बराबर V/R। तो यहाँ पर I1 के लिए मान हो जाएगा हमारा I1, ये हो जाएगा I1 बराबर V/R। चूंकि V है उसका मान 1 होने के कारण से यहाँ पर V1 नहीं लिखेंगे, केवल V लिखेंगे। धारा का मान 3 है, इस कारण से यहाँ पर हमारे पास धारा 3 है और प्रतिरोध 3 है। इस कारण से पहले धारा 1 में जाएंगे तो I1 बराबर V/R1, धारा 2 में जाएंगे तो I2 बराबर V/R2 और धारा 3 में जाएंगे तो I3 बराबर V/R3। ये यहाँ पर है I1, I2 और I3, R1, R2, R3 और ये भी है। यहीं पर बच्चे हैं वो अधिकतर गलती करते हैं, तो ध्यान देना है आपको। और ये हो जाता है हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा।
अब आता है यहाँ पर हमको क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए सभी प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध हो तो I बराबर V अपन R1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों को आपस में जोड़ने पर तो हमारे पास आता है V अपान R बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये V अपान, यहाँ पर दोनों पक्ष को जब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर V है वो दिखता है, तो हम यहाँ पर V को कॉमन भी ले सकते हैं। V को कॉमन लेने पर, V को कॉमन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, तो V को जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा V अपान R बराबर V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों पक्ष में सेम कहना चाहिए, V का मान होने पर इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच जाता है हमारे पास 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। यही कहना चाहिए समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो इस प्रकार हम जितने भी समानांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोध की तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे। इसमें हम इक्वेशन आता है तो समानांतर क्रम में दिया है, तो इसी फार्मूला के द्वारा हम इक्वेशन भी बना सकते हैं, जो गणित आता है उसको भी हल कर सकते हैं। और नहीं तो अगर हमको तुल्य प्रतिरोध की गणना करने के लिए दिया है तो इतना तुल्य प्रतिरोध की गणना करेंगे और करने के बाद इसको लिख सकते हैं, समानांतर क्रम में जुड़े 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 होता है। अब इसी में अथवा में कहना चाहिए एक प्रश्न आया है, दूसरा प्रश्न जो इसी पार्ट से कहना रिलेटेड है, उसी पार्ट से लिया गया है। तो इसमें है सबसे पहले ओम का नियम बताना था, लेकिन इसमें अथवा के कारण से मैं पीछे बता रही हूँ इसको। तो इसमें दिया है ओम के नियम को अपने शब्दों में लिखे तथा V तथा I के बीच ग्राफ खींचकर दोनों के बीच संबंध को स्थापित कीजिए। V मतलब होता है विभवांतर और I मतलब होता है धारा। तो इन दोनों के बीच में क्या संबंध है उसको बताना है और साथ में ओम का नियम क्या कहता है उसके बारे में हम समझेंगे। ओम के नियम के अनुसार देख ओम का नियम क्या है इसको हम पहले समझते हैं। तो ओम कहता है कि किसी चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के मध्य एक निश्चित संबंध होता है ना। तो ओम यहाँ से हम कहना, आप लोग यहाँ से इसको परिभाषित कर सकते हैं या बता सकते हैं कि ओम का नियम क्या कहता है। तो इस नियम के अनुसार यदि हम किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन न करें, भौतिक अवस्था का मतलब होता है उसका ताप है, दाब है, आयतन में अगर हम किसी भी प्रकार के जो चालक के जो तार रहते हैं, हमारा परिपथ रहता है, उसमें हम किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है तथा उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर ये एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि हमारा चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर V हो और उसमें बहने वाली धारा I है, तो हमारे पास एक यहाँ पर फार्मूला आता है V प्रोपोर्शनल टू I, V बराबर RI। तो एक बार हम फिर से समझते हैं कि ये क्या कह रहा है कि ओम कहता है कि उसमें परिपथ का जो चालक तार रहता है या चालक होता है उसमें हम किसी भी प्रकार की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें तो उसमें बहने वाली जो धारा होती है, मान लो हम कोई परिपथ बना देते हैं, जैसे एक परिपथ बना देती हूं मैं, ये मान लो हमारा एक परिपथ है। तो इसमें जो बहने वाली धारा I और इनके सिराओं में उत्पन्न होने वाला जो विभवांतर है ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। तो जब भी हम कहना चाहिए यहाँ पर V प्रोपोर्शनल टू I, प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा जो वो रहता है, कोई भी हम जानते हैं चाहे भौतिक हो या रसायन हो, जब भी हम किसी भी प्रकार का प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो वहां पर हम एक स्थिरांक लेते हैं। तो यहाँ पर ओम का नियम में जब स्थिरांक लेंगे तो यहाँ पर हम R लेंगे। R क्यों लेंगे? क्योंकि यहाँ पर प्रतिरोध का ये जो R होता है वो चालक का प्रतिरोध होता है, इस कारण से यहाँ पर R लिया जाता है। कई बार बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर R कैसे आया। तो यहाँ पर R इसलिए आया क्योंकि हम जो हमारा प्रतिरोध रहता है
परिपथ रहता है वहां पर हम प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो प्रतिरोध वो है यहाँ पर जो आई है और विभवांतर के बीच में जो संबंध है ना, उसको प्रतिरोध, उसको रोकने वाला होता है, प्रतिरोध होता है। इस कारण से यहाँ पर हम आर लेते हैं और आर एक क्या होता है हमारा, ये स्थिरांक होता है। तो यहाँ पर आ जाता है V बराबर आर आई। अब आगे देखते हैं हम देख रहे हैं कि हमारे पास V बराबर आर आई आया था, जहां R एक नियतांक है जिसमें चालक का, जिसे हम क्या बोलते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर जब समीकरण एक को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, R बराबर V अपान आई भी लिख सकते हैं, जो हमारा यहाँ पर आया था V बराबर आर आई। तो अगर हम I को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो हम इस प्रकार से इसको R बराबर V अपान आई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारा प्रश्न कह रहा है कि धारा, उसमें बहने वाली धारा और उनके बीच, उनके सिरों में उत्पन्न विभवांतर है, उनके बीच हमको संबंध बताना है। तो हम देखते हैं कि जब यहाँ पर हमारा विभवांतर I और धारा, विभवांतर V और धारा I के बीच जब हम ग्राफ लेते हैं, एक तरफ हम लिखते हैं धारा I और दूसरी तरफ लिखते हैं विभवांतर, तो इन दोनों के बीच में जैसे जैसे कहना चाहिए धारा का मान बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे यहाँ पर विभवांतर का मान भी बढ़ते जाता है। और दोनों, जितना मान धारा का बढ़ेगा उतना मान यहाँ पर हमारा विभवांतर का भी मान बढ़ता है। और इस पर हम एक ग्राफ खींचते हैं तो हमको सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे यह सीधी रेखा प्राप्त होती है, इससे यह साबित होता है कि अगर हम धारा का मान भी बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान बढ़ेगा, यदि हम विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो धारा का मान भी बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और एक दूसरे के पूरक होते हैं, जो एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं। तो ये ओम का नियम है, वो सत्यापन हुआ।